नमस्कार दोस्तों। आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा डीएड सेकेंड ईयर वाले जो बच्चे हैं स्पेशल एजुकेशन के अंदर और आईडीडी जिनका स्पेशलाइजेशन है, उनका हमारा पेपर नंबर 10 इंक्लूसिव एजुकेशन का जो पेपर है उसकी 4 यूनिट हमारी हो चुकी हैं। यूनिट नंबर 5 में आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर समावेशी शिक्षा के लिए सहयोग। इसमें अपन को 5 पॉइंट जो है पढ़ने हैं। 5.1 में पढ़ेंगे विशेष विद्यालय और समावेशी विद्यालय। 5.2 में पढ़ेंगे विशेष शिक्षक और सामान्य शिक्षक। 5.3 में पढ़ेंगे समाज कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग। और 5.4 के अंदर पढ़ेंगे विशेष और सामान्य शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम। और 5.5 के अंदर पढ़ेंगे स्वयंसेवी संगठन और सरकार एजेंसियां। तो ये जो आपकी जो पूरी यूनिट है इसके अंदर शुरू की दो जो हैं 5.1 और 5.2, इसके बारे में आप बहुत बार पढ़ चुके हैं कि विशेष विद्यालय क्या होता है, समावेशी विद्यालय क्या होता है, विशेष शिक्षक क्या होता है, सामान्य शिक्षक क्या होता है। इनके बारे में आप चारों का मतलब अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके बाद जो है हमारी 5.3, इसके अंदर हम समाज कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग दोनों को आपस में क्या है कॉम्बिनेशन इनका देखेंगे कि किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किस प्रकार एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो पहले तो आपको 2 यूनिट के अंदर 5.1 और 5.2 में जो 4 शब्द हैं, विशेष विद्यालय, समावेशी विद्यालय, विशेष शिक्षक, सामान्य शिक्षक, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर क्या है कि आपको देखते हैं विशेष विद्यालय और समावेशी विद्यालय क्या होता है। तो यदि आप इसको शॉर्ट रूप में समझना चाहें तो सबसे पहले अपन को देखना कि विशेष शिक्षा क्या है। तो विशेष शिक्षा क्या है इसको आप एक लाइन में समझ लो कि ऐसे बच्चे, ऐसे व्यक्ति जिनको विशेज रूप से आवश्यकता होती है, जैसे किसी प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता है या किसी प्रकार की अन्य कोई फिजिकल हेल्प की आवश्यकता है या उनको वर्बल हेल्प की आवश्यकता है। यदि कोई ऐसी आवश्यकता उनके लिए अलग से ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विकलांग या दिव्यांग कहते हैं। तो दिव्यांग जो बच्चे उनको दी जाने वाली जो शिक्षा होती है वो हमारी विशेष शिक्षा होती है। इसमें अपन को लिखा गया कि विशेष शिक्षा में अलग अलग तरीकों से विकलांग छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न सेटिंग में विभिन्न प्रकार की सेवाएं शामिल हैं, जिन्हें मुख्यधारा की कक्षाओं में पूरा नहीं किया जा सकता। मुख्यधारा की कक्षा में आप इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए अपन ने इनको पूरा करने के लिए हमने इसको किससे जोड़ दिया, एजुकेशन से जोड़ दिया, मतलब शिक्षा से जोड़ दिया। और विशेष आवश्यकता की जो शिक्षा का जो शब्द है यही हमारी क्या है, विशेष शिक्षा कहलाती है। इसको आप आराम से समझ सकते हैं। नॉर्मल शिक्षा जो होती है, सामान्य शिक्षा जो होती है, वो अच्छे सामान्य जिनकी बुद्धि जो होती है वो बराबर कार्य कर रही है या उनकी जो आईक्यू लेवल है वो अच्छा है, किसी प्रकार की दिव्यांगता उनके अंदर नहीं है, तो उन लोगों को शिक्षा देने में आसानी होती है। लेकिन जो स्टूडेंट, जो छात्र किसी न किसी प्रकार से डिसेबल हैं, तो उनके लिए क्या है कि विशेष हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, विशेष आवश्यकता उनको होती है। तो उस विशेष आवश्यकता या उस विशेष ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, शिक्षा देते हैं। तो वही आपकी क्या है, विशेष शिक्षा है। ठीक है ना। तो ये मतलब अपन को दिमाग के अंदर रखना है। अब समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा के बारे में हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब किसी भी एक विशेष बच्चे को जो किसी न किसी प्रकार से दिव्यांग है, यदि उसको पास में कोई ऐसा विद्यालय जहाँ पर विशेष शिक्षा दी जाती है या विशेष शिक्षक उपलब्ध हैं या वो स्पेशल बच्चों के लिए स्कूल बनाया गया है, ऐसा स्कूल वहाँ पर उपलब्ध ना हो, तो ऐसे बच्चे को शिक्षित करने के लिए हमारी सरकार के द्वारा समावेशी शिक्षा प्रारंभ की गई। अब ये होती क्या है, होती ये है कि जो वहाँ पर अपने पास में जो सामान्य विद्यालय होते हैं, जो सामान्य बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो उन सामान्य बच्चों के साथ ही ऐसे बच्चों को बिठा करके और शिक्षा दी जाती है कि भाई यदि हमारी क्लास के अंदर 20 सामान्य बच्चे हैं और 5 यदि वहाँ पर स्पेशल वाले बच्चे आ गए या 2 आ गए या 10 आ गए, तो उनको उन बच्चों के साथ बिठा करके और उनको शिक्षा दिलाई जाती है। तो कहने का मतलब जहाँ पर सामान्य बच्चों के साथ में विशेष बच्चों को भी शिक्षा दी जाती है, वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है ना। इसको अपन किसी भी प्रकार से जो है विस्तारित करके और लिख सकते हैं।
विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा के बीच में अंतर क्या है? तो यदि आपको इन तीनों का मतलब पता है तो आपको तीनों का मतलब लिखना है और वो ही इनका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। वो ही क्या हो जाएगा, इनका अंतर हो जाएगा। विशेष शिक्षा शिक्षा की एक प्रणाली है जो मुख्य धारा की शिक्षा के बाहर विकलांग बच्चों की जरूरतों का जवाब देती है। विशेष शिक्षा तो आपको पता है जो विकलांग बच्चों के लिए बनाई गई है, और वो विकलांग बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष शिक्षा का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब इसका अपन को यदि दृष्टिकोण देखा जाए कि विशेष शिक्षा प्रणाली के भीतर दृष्टिकोण अधिक व्यक्ति केंद्रित है, जहाँ शिक्षण का तरीका और सामग्री अलग अलग छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग डिजाइन की जाती है। आपको पता है इसका दृष्टिकोण विशेष शिक्षा के अंदर आपके पास में 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं उनकी सभी बच्चों की अलग अलग ज़रूरतों को वहाँ पर देखा जाता है, और जितनी ज़रूरतें बच्चों की, जैसी जैसी ज़रूरतें अलग अलग बच्चों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए उनको अलग अलग प्रकार की जो शिक्षा है वो उनको दी जाती है। तो यही अपन की क्या है, विशेष शिक्षा है। चुनौती का स्तर यहाँ पर आपको पता है कि विशेष शिक्षा और समावेशी शिक्षा की तुलना में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए एकीकृत शिक्षा अधिक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यह उन सामान्य पाठ्यक्रम के अनुकूल होने की मांग करती है। यदि आप समावेशी शिक्षा की बात करें या विशेष शिक्षा की बात करें, और दोनों से यदि अपन तुलना करें एकीकृत शिक्षा की, तो एकीकृत शिक्षा जो है वो थोड़ी सी क्या होती है, टफ होती है, थोड़ी सी कठिन होती है, क्योंकि ये सामान्य बच्चों के बराबरी वाली शिक्षा होती है। ठीक है ना, स्पेशल बच्चों को स्पेशल वाली शिक्षा दी जाती है, सामान्य बच्चों को सामान्य शिक्षा दी जाती है। लेकिन एकीकृत शिक्षा के अंदर ये चुनौतीपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसमें सामान्य पाठ्यक्रम के अनुकूल शिक्षा की मांग की जाती है। सेटिंग, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा सामान्य कक्षा के भीतर होती है, लेकिन विशेष शिक्षा सामान्य कक्षा, संसाधन कक्ष या किसी विशेष विद्यालय में भी हो सकती है। सेटिंग छात्र की आवश्यकता पर निर्भर करती है। यदि अपन एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा की बात करें तो ये नॉर्मल कक्षा रूम, जो हमारे कक्षा के रूम होते हैं, जो सामान्य रूम होते हैं, उनके अंदर भी शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन यदि अपन बात करते हैं किसकी, विशेष शिक्षा की, तो विशेष शिक्षा में सामान्य कक्षों में विशेष उपकरण या विशेष अध्ययन सामग्री, विशेष टीएलएम वगैरह जो होते हैं उनकी आवश्यकता वहाँ पर होती है। तो इसलिए, और ये भी सेटिंग छात्र की आवश्यकता पर निर्भर करती है। मतलब उन उपकरणों की व्यवस्था कैसे करेंगे हम लोग, उन उपकरणों की सेटिंग किस प्रकार करेंगे, टीचर किस प्रकार से लगाया जाएगा, पढ़ाई की व्यवस्था कैसे होगी, क्लासरूम कैसे व्यवस्थित होगा, ये सारी चीज़ें बच्चे की आवश्यकता पर निर्भर करता है। आत्मविश्वास को बढ़ावा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करती है, क्योंकि यह उन्हें अपने कम चुनौती वाले साथियों के साथ एक ही कक्षा में रहने का मौका देती है। ये जो हमारी एकीकृत और समावेशी जो शिक्षा होती है, ये विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है। आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाती है, यदि एक स्पेशल स्टूडेंट है, विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है, यदि वो नॉर्मल बच्चों के साथ में बैठा हुआ है, सामान्य बच्चों के साथ में बैठा हुआ है, एक साथ वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो उसका जो आत्मविश्वास होता है, उसका जो मनोबल होता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार इसमें ये अंतर आपको दिखाई देता है। अब हमारी 5.2 के अंदर विशेष शिक्षक और सामान्य शिक्षक के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। विशेष शिक्षक आपको पता है शिक्षक तो पढ़ाने वाला ही होता है, लेकिन यदि विशेष शिक्षक, मतलब विशेष शब्द लग गया इसके सामने, एक के सामने सामान्य शब्द लग गया, तो जो टीचर जो होते हैं, ऐसे अध्यापक जो विशेष आवश्यकता वाले या दिव्यांग बच्चों को या विकलांग बच्चों की शिक्षा प्रदान करते हैं, वो हमारे विशेष शिक्षक होते हैं। और जो सामान्य नॉर्मल बच्चों की, जिनका आईक्यू लेवल ठीक होता है, उनको जो शिक्षा देते हैं वो हमारे सामान्य शिक्षक होते हैं। तो इनके बारे में अपन को क्या है कि ज़्यादा आपको भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप चाहें तो आराम से इन दोनों शब्दों का मतलब समझ सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई आपको नहीं रहेगी। विशेष शिक्षा शिक्षण भूमिकाएं, विशेष शिक्षा, एक विशेष शिक्षा शिक्षक के पास एक स्वनिहित कक्षा हो सकती है, संसाधन कक्ष सहायता प्रदान की जा सकती है। मतलब एक शिक्षक जो होता है, जब वो विशेष कक्षा के अंदर जाता है, तो वो कक्षा उसके खुद के अकॉर्डिंग जो है वो व्यवस्थित हो सकती है, स्वनिहित, मतलब खुद के द्वारा व्यवस्थित हो सकती है। अब खुद के द्वारा व्यवस्थित क्यों होगी, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए कक्षा भी विशेष ही होगी।
और विशेष होगी तो जो टीचर है वो उन विशेष बातों को वो जानेगा, तो वो अपने अनुसार ही उन छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके और उस क्लास को क्या करता है, डिजाइन करता है, क्लास को व्यवस्थित करता है। तो इसमें अपन को क्या, दो शब्दों का मतलब आपको आराम से समझना है। इसके बाद अपन को कुछ भी इसके अंदर नहीं पढ़ना है। विशेष शिक्षक और सामान्य शिक्षक के बारे में आप जानकारी ले लो, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। केस प्रबंधन और प्रशासनिक कर्तव्य। एक विशेष शिक्षा शिक्षक व्यक्तिगत निर्देश प्राप्त करने और समन्वय करने के लिए जिम्मेदार होता है। एक जो विशेष शिक्षा का जो शिक्षक होता है वो व्यक्तिगत निर्देश प्रदान करने, व्यक्तिगत खुद अपने आप से व्यक्तिगत निर्देश प्रदान करता है और समन्वय करने के लिए जिम्मेदार होता है। समन्वय मतलब उनमें आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए भी वो जिम्मेदार होता है, आपस में सबको जोड़ने के लिए भी जिम्मेदार होता है, ये आपको खूब पता है। हमारा विकलांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम IDEA के तहत सेवा प्राप्त विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के पास व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम या आईपी है, जो उन्हें सीखने का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आईपी के बारे में आपको पूरा पता है कि आईपी व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम होता है, जिसमें एक बच्चे के ऊपर हम अध्ययन करते हैं, एक बच्चे को कोई भी गोल निर्धारित करके उनकी क्या करते हैं, उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं, और उनका जो 20 से 25 दिन का सेशन हम जो है वो लगाते हैं, और उसके अंदर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। तो ऐसा हमारा मानना है कि 70 से 80% तक हम बच्चे को गोल पूरा करने में क्या करते हैं, सक्सेस होते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। तो आईपी के बारे में आपको ज़्यादा बताना नहीं। केस प्रबंधन आप जानते हैं, यदि आपने केस स्टडी बनाई है आईपी के अंदर, आपको पता है कि एक बच्चे का केस प्रबंधन मतलब जो बच्चे के बारे में आपको कुछ भी पढ़ना है, जैसे उसका क्या नाम है, उसके पिताजी का क्या नाम है, माता का क्या नाम है, उसके माता पिता क्या करते हैं, कौन से परिवार से है, कैसे परिवार से है, कैसे समाज से है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में क्या है कि उसका जो हम एक लेखा जोखा तैयार करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, केस प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आप थ्योरी को पढ़ें ना पढ़ें, शब्दों का मतलब आप समझ लें। इसके बाद अपन का समाज कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग। समाज कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग, इसके बारे में अपन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये थोड़ी सी नई चीज़ है आपके लिए। वो चीज़ें जो आपने 5.1 और 5.2 के अंदर पढ़ी, वो चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए पुरानी हैं, उनके बारे में आपने पढ़ चुके हैं, आप उनके बारे में आप जानते हैं, लेकिन इनके बारे में आप नहीं जानते। तो इसमें अपन को देखना है समावेशन में समाज कल्याण विभाग की भूमिका। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि समावेशन में हमारा जो समाज कल्याण विभाग है वो क्या भूमिका अदा करता है। विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरणों और उपकरणों की खरीद फिटिंग के लिए सहायता योजना, ADIP योजना। ADIP योजना के बारे में अपन देखते हैं। ADIP योजना 1981 से चल रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों को टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित आधुनिक मानक सहायता और उपकरण खरीदने में सहायता करना, जो विकलांग के प्रभाव को कम करके उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दे सकते हैं। कि सबसे पहले तो अपन को ये जो ADIP योजना है 1981, ये क्या करती है, ये करती है कि जो विकलांग बच्चे होते हैं, विकलांग छात्र होते हैं, विकलांग व्यक्ति जो होते हैं, उनकी हेल्प के लिए, उनकी सहायता करने के लिए ये उनको ऐसे उपकरण उपलब्ध कराते हैं जिससे कि उसकी विकलांगता में कमी आ जाए, या उसको ज़्यादा परेशानी जो आ रही है अपनी दिव्यांगता या विकलांगता के द्वारा, तो उनकी जो परेशानियां हैं वो परेशानियां कम हो जाएं। ये हमारा यहाँ पर क्या होता है, ये फायदा होता है ADIP योजना 1981 से। ठीक है ना, तो इसके बारे में अपन को इतना ध्यान रखना है। अब इसमें पात्र कौन होता है, मतलब ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको ये योजना का लाभ मिल सकता है, तो कौन पात्र होता है, किसी भी उम्र का भारतीय नागरिक हो, भारतीय नागरिक होना चाहिए, वो किसी भी उम्र का हो, उसकी उम्र से यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 40% या उससे अधिक विकलांगता हो, अपेक्षित प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब उसके अंदर जो विकलांगता है, चाहे वो हाथ पैर की है, चाहे वो बुद्धि की है, चाहे वो आपकी दृष्टि की है, चाहे वो श्रवण की है, चाहे अन्य प्रकार की है, वो 40% से अधिक होनी चाहिए, और उसका प्रमाण पत्र भी उसके पास होना चाहिए। मासिक आय 20,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। उसकी जो मासिक आय है मतलब महीने की आय, एक महीने में वो 20,000 रुपये से ज़्यादा यदि कमाता है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। आश्रितों के मामले में माता पिता अभिभावकों की आय 20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यदि वो विकलांग व्यक्ति खुद कुछ नहीं कमाता, लेकिन जिसके ऊपर वो आश्रित है, ठीक है ना, जिसके ऊपर वो आश्रित है, तो उस आश्रित की आय जो है वो मंथली 20,000 से कम होनी चाहिए, मंथली 20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आगे इसमें है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान किसी भी स्रोत से इसी उद्देश्य के लिए सहायता प्राप्त नहीं हुई हो। हालांकि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सीमा 1 वर्ष से होगी। पिछले 3 वर्ष से इसी उद्देश्य से, मतलब इसमें सेम आपकी योजना जो है, इसमें से उसने कुछ भी कोई भी सहायता प्राप्त नहीं की हो, ठीक है ना। और यदि किसी भी बच्चे की उम्र 12 साल से कम है, तो उसके लिए ये जो 3 साल की जो सीमा है, ये 1 वर्ष होगी, मतलब 1 साल तक उसने किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं की हो, ठीक है। समावेशन में शिक्षा विभाग की भूमिका। अब समावेशन में शिक्षा विभाग की क्या भूमिका रहेगी, मतलब शिक्षा विभाग जो हमारा है, वो शिक्षा विभाग आपको क्या भूमिका अदा कर रहा है। देखिए, शिक्षा निदेशालय डीओई अपने सरकारी स्कूलों में विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा और आवश्यकता आधारित शैक्षिक सहायता प्रदान कर रहा है। स्कूल का शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी 2009, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम आरपीडब्ल्यूडी 2016 के प्रावधानों के अनुरूप डीओई में समावेशी शिक्षा की नीति लागू की जा रही है। आपको पता है, शिक्षा विभाग के द्वारा हमारी शिक्षा के अंदर समावेशी शिक्षा को प्रारंभ किया गया है। ये हमारे एक शिक्षा विभाग की ही योजना है। तो शिक्षा विभाग हमारे विकलांग बच्चों के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। यहाँ पर हमने यहाँ पर एक देखा कि आरटी अधिनियम जो है 2009, ये भी लागू किया गया है। पीडब्ल्यूडी आरपीडब्ल्यूडी जो हमारा एक्ट है 2016, जो 1995 में भी आया था। इसके बाद उसमें कुछ संशोधन किए गए। बहुत सारी डिसेबिलिटी जो थी वो पहले 1995 में ऐड नहीं थी, लेकिन उनको इसके बाद में 2016 के अंदर जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया था, उसके अंदर उसको ऐड किया गया। तो ये सारी जो योजनाएं, सारी जो व्यवस्थाएं हैं पढ़ाई की, शिक्षा की, ये हमारे क्या शिक्षा विभाग के द्वारा की जा रही हैं। विशेष आवश्यकता वाले समूहों का शिक्षा विभाग। विशेष आवश्यकता वाले समूह का शिक्षा विभाग 1 सितंबर 1995 को स्थापित किया गया। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक समूह का शिक्षा विभाग बनाया, एक संगठन बनाया, एक ग्रुप बनाया। और ये कब बनाया? 1 सितंबर 1995 को। तब से विभाग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों संख्यकों जैसे सामाजिक रूप से वंचित समूह के बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। ये जो समूह है हमारा, ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, और एसटी, एससी, ठीक है ना, और हमारे जो अल्पसंख्यक हैं, उन सब के लिए ये शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए काम कर रहा है। इतना भी यदि आपको इसके बारे में पता है, आपसे कोई पूछ ले कि भाई विशेष आवश्यकता वाले समूहों का शिक्षा विभाग, ये जो संगठन है, ये जो समूह है, ये कब स्थापित किया गया और इसका क्या काम है, तो आप लिख देंगे तो 1 सितंबर 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। इसमें हमारे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे थे, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक, इन सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, ठीक है ना। तो इसको अपन आराम से याद रख लेंगे। अब शिक्षा विभाग के प्रमुख कार्य क्या है, मतलब जो ये विभाग बनाया गया, तो इस विभाग के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर अपन प्रमुख कार्यों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं। मौजूदा गतिविधियों की समीक्षा करने और विकलांग व्यक्तियों तथा अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों से संबंधित लोगों की शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल का सुझाव देने के लिए शोध करना। मौजूदा गतिविधियों मतलब जो गतिविधियां फिलहाल में चल रही हैं, मौजूदा मतलब फिलहाल में एसटी, एससी और अल्पसंख्यक और हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इनके लिए जो गतिविधियां हमने शिक्षा के क्षेत्र में चला रखी हैं, तो उनकी तो सबसे पहले समीक्षा करनी है। समीक्षा का मतलब देखना है, एवोल्यूशन करना है, मूल्यांकन करना है कि भाई वास्तविक रूप से ये काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, कर रही हैं तो कितना कर रही हैं, ठीक है ना। इसके बाद में यदि उसमें कोई सुझाव देना है, ठीक है ना, तो उसके बारे में भी शोध करना है। ये प्रमुख कार्य इस संगठन का होता है। दूसरा कार्य क्या है? कमजोर समूह के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए रणनीतियों के बारे में संवेदनशील बनाने और प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों और नीति निर्माताओं के लिए आमने सामने के एजुसेट के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें। यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको ये ध्यान रखना है कि शिक्षा इन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण दी जाए और
कैसी दी जाए, यहाँ पर अपन को देखना है कि समान अवसर, समान शैक्षिक अवसर जो है वो सभी के लिए प्रदान किया जाए। ये अपन को विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देने वाली बात हो गई। एक यहाँ पर प्रशिक्षित शिक्षक जो है होने चाहिए, और प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ साथ में नीति का निर्माण करने वाले जो लोग हैं वो भी क्या है, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ने का काम करेंगे। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर समावेशी पाठ्यक्रम के विकास का समर्थन करना। राष्ट्रीय मतलब देश के लेवल पर, राज्य मतलब राज्य के लेवल पर, दोनों लेवल पर हम समावेशी शिक्षा का क्या करेंगे इसके जो पाठ्यक्रम है उसके विकास का समर्थन करेंगे कि वास्तविक रूप से हमारी जो समावेशी शिक्षा का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, ये बच्चों के लिए लाभप्रद है और इसका हम समर्थन करते हैं। इसका विकास होना चाहिए, इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। शिक्षक गाइड मैनुअल समावेशन के लिए सूचकांक, प्रशिक्षण, दिशा निर्देश और ब्रेल साक्षरता कार्यक्रम जैसी शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित करें। हमारे जो शिक्षक हैं उनको जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए जो जो सामग्री वहाँ पर चाहिए वो सारी सामग्री उनके लिए उपलब्ध कराएं, ये भी इसी का कार्य होता है। समावेशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र, राज्यों, गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों को सलाह और समर्थन देना। समावेशी शिक्षा के समर्थन के लिए जितनी भी एजेंसियां काम कर रही हैं, जितने भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, वो सारी योजनाएं जो हैं वो यहाँ पर सलाह और समर्थन उनका यहाँ पर मिलना चाहिए, या उसको हमारे समूह का समर्थन दिया जाए उनको, ये भी कार्य इसके अंदर शामिल होता है। विशेष फोकस समूहों की शिक्षा में शामिल विभिन्न विभागों, संगठनों और लोगों के बीच नेटवर्क बनाना और संबंध बनाना। हमारी जो विशेष शिक्षा में शामिल समूह है या विभिन्न प्रकार के कोई डिपार्टमेंट है या कोई संगठन है या व्यक्ति हैं, तो उन सबके साथ में हमको क्या करना है, एक सामंजस्य बिठाना है। विशेष फोकस समूह के लिए एसएसए के राष्ट्रीय घटक के तहत गतिविधियों का संचालन करना। जो भी एसएसए के अंतर्गत जो भी राष्ट्रीय घटक शामिल होते हैं उनकी गतिविधियों पर क्या करना है, अपन को संचालन करना है। अनुसंधान और विकसित सामग्रियों के लिए समाशोधन गृह के रूप में काम करें। अनुसंधान और विकसित सामग्रियों के लिए क्या करना है, समाशोधन गृह, इसका भी अपन को क्या करना है, समाशोधन गृह के रूप में काम करना है। मतलब जो भी आपको संशोधन लगे या जहाँ भी आपको अनुसंधान करने की आवश्यकता हो वहाँ पर आपको करना है, ये कार्य हमारे इसके होते हैं। ठीक है ना, ये हमने इसके कार्य पढ़ लिए। अब इसके बाद में समावेशी शिक्षा कार्यक्रम क्या है। स्कूली साक्षरता और साक्षरता विभाग MHRD पहले 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के मुख्य कार्यक्रम के रूप में सर्व शिक्षा अभियान SSA-RT को लागू कर रहा था। SSA ने समावेशन की अवधारणा को अधिक विस्तृत और व्यापक आधारित समझ को अपनाया, जिसमें CWSN को शिक्षित करने का एक बहुविकल्प मॉडल लागू किया जा रहा है। हमारा जो शिक्षा विभाग था, हमारा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, दोनों ने मिलकर के एक SSA मतलब सर्व शिक्षा अभियान और RT राइट टू एजुकेशन, RT जो हमारा एक कार्यक्रम था, इसमें क्या है, योजना है, ये सभी बच्चों को 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इसके अंदर दी गई। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित किया गया, प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचाई गई। तो ये सारे जो प्रोग्राम थे ये हमारे CWSN को शिक्षित करने के यहाँ पर एक बहुविकल्प मॉडल जो है वो लागू किया गया। मतलब सबको एक करके एक बहुविकल्प वाला मॉडल तैयार किया। यहाँ पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RT अधिनियम 2009 CWSN सहित बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का आदेश देता है। मतलब यहाँ पर जो हमारी RT का जो अधिनियम था, RT के अधिनियम के द्वारा CWSN जो बच्चे थे या कोई सामान्य बच्चे हैं, सभी को RT के अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों को क्या है, अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा जो है प्रदान की गई। ठीक है ना, ये चीज़ अपन को यहाँ पर RT के बारे में जानना है। इसके बाद में अपन को माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर CWSN की शैक्षिक आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा IEDSS की योजना लागू की गई। यहाँ पर जैसे माना कि 8वीं तक उन्होंने बच्चों ने RT के तहत लाभ प्राप्त कर लिया, लेकिन जब वो
माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में जाते हैं तो वहाँ पर उनको समावेशी शिक्षा के द्वारा उनको शिक्षा दी जाती है, मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ में उनको बैठाकर पढ़ाया जाता है। ये चीज यहाँ पर आ जाएगी। समग्र शिक्षा का लक्ष्य 1 से 12 तक के जो विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चे हैं उनको कवर करना, मतलब एक पहली क्लास से लगा करके 12वीं क्लास तक जितने भी बच्चे हैं, स्पेशल एजुकेटर जो हैं, वो स्पेशल जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का प्रावधान इसके अंदर रखा गया। और आपको पता है हमारे राजस्थान में भी फर्स्ट ग्रेड में अभी वैकेंसी आई हुई है लेक्चरर की, मतलब 12वीं तक की शिक्षा को भी विशेष शिक्षा के बच्चे जो हैं उनको शिक्षा दी जाएगी। हमारे यहाँ पर विशेष शिक्षक लगाए जाएंगे फर्स्ट ग्रेड पोस्ट पर, मतलब व्याख्याता लगाए जाएंगे, ठीक है ना। उसके फॉर्म अभी चल रहे हैं, है ना। 30 जून 2026 उनकी लास्ट डेट है, जिसके अंदर बीएड और पीजी जिन्होंने किया हुआ है, स्पेशल एजुकेशन से बीएड किया हुआ है या नॉर्मल बीएड किया हुआ है और प्लस में स्पेशल का डिप्लोमा कर रखा है, तो इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो ये सारी व्यवस्था जो है 12वीं तक के बच्चों के लिए उपलब्ध कराएगी। अब इस घटक के उद्देश्य क्या है, मतलब ये किस उद्देश्य से ये चीज़ें जो हैं वो लागू की गई। तो स्कूल स्तर पर विकलांग बच्चों की पहचान करना और उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना, मतलब विद्यालय के स्तर पर हम विकलांग बच्चों की पहचान करेंगे, विद्यालय स्तर पर विकलांग बच्चों की क्या करेंगे, पहचान करेंगे और उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन करेंगे कि इन बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में इनको कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकता अनुसार सहायता एवं उपकरण, सहायक उपकरणों का प्रावधान। अब जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता है, कौन सी सहायता की आवश्यकता है, ये सहायता और उपकरण उनको उपलब्ध कराने का प्रावधान इसमें रहेगा। स्कूलों में वास्तुशिल्प बाधाओं को हटाना, वास्तुशिल्प बाधा जैसे माना कि यहाँ पर प्रयोगशाला, कक्षा कक्ष हैं, पुस्तकालय हैं, खेल मनोरंजक की चीज़ें हैं, शौचालय हैं, इन सब में जो हमारे विशेष बच्चे हैं सबका लाभ उठा सकें, इस प्रकार से इनका निर्माण करना, इस प्रकार से इनको व्यवस्थित करना है। संबंधित विभागों के साथ समन्वय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उचित शिक्षण सामग्री, चिकित्सा सुविधाएं, व्यावसायिक शिक्षण सहायता, मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं और चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करना। मतलब हमारा जो संबंधित विभाग हैं दूसरे हमारे साथ, जो उन विभागों के लिए हमारे विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको जो भी चीज़ की ज़रूरत है, उनको जितनी भी सहायता हो सके, चाहे वो शिक्षण सामग्री से मतलब हो, चिकित्सा से संबंधित हो, व्यवसाय से संबंधित हो, चाहे वो मोटिवेशनल हो, मार्गदर्शन से संबंधित हो, कोई भी हो, तो उनकी सेवाएं उनको प्रदान करनी चाहिए। सामान्य स्कूल के शिक्षकों को सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने और शामिल करने के लिए संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जाए। मतलब जो सामान्य बच्चों के साथ में जो विशेष बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं समावेशी शिक्षा के अंदर, उनको पढ़ा रहा है कौन, सामान्य शिक्षक जो पढ़ा रहा है, तो सामान्य शिक्षक को भी हमें प्रशिक्षण देना चाहिए कि वो उनको भी उनके साथ में पढ़ा सके। मौजूदा विशेष शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे और जो मौजूद हैं, जो विशेष शिक्षक मौजूद हैं, उनकी क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी शुरू किए जाने चाहिए। CWSN को विशेष शिक्षकों, संसाधन कक्षों की स्थापना, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सीय सेवाओं और परामर्श आदि के माध्यम से सहायता सेवाओं तक पहुंच प्राप्त होगी। CWSN को, जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनको विशेष शिक्षकों के द्वारा संसाधन कक्षों की स्थापना, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा सेवाएं, परामर्श, इन सब के माध्यम से हम उनको क्या पहुंचाएंगे, सहायता पहुंचाएंगे, उनकी सेवा करने का प्रयास करेंगे। अब समग्र शिक्षा के अंदर CWSN के प्रावधान शामिल है। कौन कौन से प्रावधान जो हैं वो समग्र शिक्षा के अंदर CWSN के प्रावधान शामिल है, क्या क्या है। जैसे समर्थन राशि की रूप बढ़ा दी गई है, 3,000 प्रति बच्चा से 3,500 रुपये प्रति बच्चा प्रति वर्ष कर दी गई, 3,000 से 3,500 रुपये इनकी राशि को इंक्रीज किया गया है। विशेष आवश्यकता वाली लड़कियों के लिए वजीफा को 11वीं 9वीं से 12वीं तक RMSA और कक्षा 1 से 12वीं तक समग्र शिक्षा तक की लड़कियों के लिए पिछले आवंटन से बढ़ा दिया गया है, ताकि लड़कियों का नामांकन और प्रतिधारणा उनकी स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। वजीफा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रदान किया जाता है। लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप जिसको अपन बोलते हैं वजीफा है, उसको भी बढ़ा दिया गया है, वो सीधा बच्चियों के जो है अकाउंट में जाता है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मतलब डायरेक्ट DBT के द्वारा उनको ट्रांसफ़र करके उनको दिया जाता है।
समग्र शिक्षा योजना के अंदर गंभीर एकाधिक विकलांगता वाले बच्चों को शामिल करते हुए घर आधारित शिक्षा का प्रावधान 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए बढ़ा दिया गया है। 12वीं कक्षा के तक के जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं, उन तक शिक्षा का जो प्रभाव है वो बढ़ा दिया गया है, उनको भी शिक्षा दी जाएगी। 18-19 में घर आधारित शिक्षा प्रावधान में रुपए के परिव्यय के साथ गंभीर एकाधिक विकलांगता वाले 43,996 बच्चों को शामिल किया गया और इसमें 9.22 करोड़ रुपए का लगभग बजट पारित किया गया। जिनको घर आधारित शिक्षा थी, ऐसे बच्चे थे जो घर से बाहर नहीं जा सकते थे, उनको घर पर शिक्षा देने का प्रावधान था। प्रारंभिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर CWSN की सीखें की जरूरतों को उचित रूप से संबोधित करने के लिए विशेष शिक्षकों के माध्यम से संसाधन सहायता के लिए आवंटित अलग से किया गया। और जो प्रारंभिक से और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक के CWSN जो बच्चे थे, उनको सीखने के लिए जो भी ज़रूरत थी, उनको विशेष शिक्षकों के माध्यम से उनको क्या है कि संसाधन आवंटित किए गए, उनको संसाधन पहुंचाए गए। देखिए सारी चीज़ें जो हैं वो लौट के आती हैं, मतलब इसमें सिलेबस में आपको क्या है कि पहले जो चीज़ पढ़ ली वही दोबारा रिपीट हो के आती रहती है। मौजूदा और नए विशेष शिक्षकों के लिए मानदेय वेतन के लिए वित्तीय सहायता, शिक्षकों के वेतन के लिए समग्र शिक्षा मानदंडों के अनुसार यह आवंटन रुपए के मानक से अधिक है। 3500 छात्र उन्मुख घटक के लिए 3500 प्रति छात्र यहाँ पर जो है उनको दिया जाता है। अभिसरण के दृष्टिकोण से यदि अपन देखें तो अभिसरण के दृष्टिकोण से सरकार जो है हमारी स्थानीय प्राधिकरण जैसे सामाजिक न्याय विभाग है, अधिकारिता मंत्रालय है, विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग है, लोक निर्माण विभाग PWD है, CPWD है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये सारे जितने भी मंत्रालय हैं सभी विशेष शिक्षा के लिए मतलब विशेष बच्चों के लिए क्या है हेल्प करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अपन को जो मान्यता प्राप्त जितने भी हमारे शिक्षण संस्थान हैं उनके द्वारा जो विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्राप्त करें तो अंत होगा क्या होगा कि उन्हें बिना किसी भेदभाव के प्रवेश दें और दूसरों के साथ समान रूप से खेल और मनोरंजन गतिविधियों के लिए शिक्षा और अवसर प्रदान करें। मतलब जितने भी हमारे स्कूल के अंदर जो समावेशी शिक्षा के अंदर जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं वो अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए हमको समान अवसर देना चाहिए। किसी भी प्रकार का उनके साथ भेदभाव ना हो, किसी प्रकार की उनकी कोई ऐसा ना लगे कि भाई हमको इनके द्वारा अलग किया गया है। भवन परिसर एवं विभिन्न सुविधाओं को सुलभ बनाएं। जितने भी हम हमारे जो विद्यालय का भवन है, विद्यालय की जो हमारी बिल्डिंग है या वहाँ पर और कोई जो खेल की सुविधाएं हैं, सबको सुलभ बनाना चाहिए। सुलभ मतलब जिससे विकलांग बच्चे जो हैं वो आसानी से उनका लाभ उठा सकें। व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार उचित आवास प्रदान करें। जो विकलांग व्यक्ति की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार उनको क्या करना चाहिए, उनको उचित आवास प्रदान करना चाहिए, रहने की जगह देनी चाहिए। पूर्ण समावेशन के लक्ष्य के अनुरूप शैक्षिक और सामाजिक विकास को अधिकतम करने वाले वातावरण में व्यक्तिगत या अन्यथा आवश्यक सहायता प्रदान करें। उनको क्या है कि उनका जो पूर्ण रूपेण जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के अनुरूप आपको शैक्षणिक और सामाजिक विकास जो है उनका करना चाहिए। उनको शैक्षिक जो व्यवस्थाएं हैं वो लक्ष्य के अनुसार होनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि अंधे बहरे दोनों प्रकार के व्यक्तियों को शिक्षा सबसे उपयुक्त भाषा और संचार के तरीकों और साधनों से प्रदान की जाए। जिनको दिखाई नहीं देता है या सुनाई नहीं देता है तो ऐसे बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा दी जाए कि उनको आराम से उसमें कोई परेशानी ना आए, सुलभ तरीके से, चाहे उसमें कोई भी संचार के तरीके और साधनों का उपयोग करना पड़े। बच्चों में सीखने की विशिष्ट अक्षमताओं को जल्द से जल्द पता लगाएं और उन्हें दूर करने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक और अन्य उपाय करें। और जितनी भी समस्याएं हैं बच्चों की विशिष्ट जो अक्षमताएं हैं उन अक्षमताओं का जल्दी से जल्दी पता लगाएं और जल्दी से जल्दी उनका क्या किया जाए, निवारण किया जाए। प्रत्येक विकलांग छात्र के संबंध में भागीदारी, उपलब्धि स्तर और शिक्षा पूरी करने के संदर्भ में प्रगति की निगरानी करें। और जो भी बच्चे की प्रगति है उसका निगरानी हमको करना है कि बच्चा इम्प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, और इम्प्रूव कर रहा है तो वो कितना कर रहा है। विकलांग बच्चों और उच्च सहायता आवश्यकता वाले विकलांग बच्चों के परिचारकों को परिवहन सुविधा प्रदान करें। और जो भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए हमको परिवहन की सुविधा करनी चाहिए जिससे कि वो आसानी से विद्यालय में आ सके।
एनसीईआरटी द्वारा विकसित नवीन सामग्री संस्थापक वर्षों में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। बरखा सभी के लिए एक पठन श्रृंखला, जो विभाग ने जो बरखा है, बरखा एक योजना चालू की है, इसके अंदर क्या है, सभी के लिए एक पठन श्रृंखला को एक पूरक प्रारंभिक पठन श्रृंखला के रूप में एक अनुकरणीय समावेशी शिक्षण सामग्री के रूप में विकसित किया है। ये क्या है कि एक श्रृंखला है, पठन श्रृंखला है। ये श्रृंखला क्या है, एक से दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है ये समावेशी शिक्षा के अंदर ही है। और समावेशी शिक्षा का मतलब यदि अपन जानते हैं तो इसमें आसानी से कोई प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। इसको थोड़ा सा अपन जो है वो यहाँ पर इसकी थ्योरी को अपन पढ़ सकते हैं। अब हमारा जो यहाँ पर आ जाता है 5.4 विशेष और सामान्य शिक्षा कार्यक्रम। विशेष और सामान्य शिक्षकों के शिक्षा कार्यक्रम के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो शिक्षकों की तैयारी, सबसे पहले तो शिक्षकों की तैयारी। तो विशेष शिक्षा एक जटिल उद्यम है। छात्रों को विकलांग श्रेणियों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कक्षा संसाधन कक्षों से लेकर स्वयनित कक्षाओं और अलग स्कूलों तक की सेटिंग में रखा जाता है। आपको पता है विशेष शिक्षा एक बहुत कठिन उद्यम है। बहुत विशेष बच्चे होते हैं, अलग अलग आवश्यकताओं वाले बच्चे होते हैं, तो उनको शिक्षा प्रदान करना एक बहुत कठिन कार्य है। यहाँ पर उनके लिए जैसी भी उनकी जो कैटेगरी है, जो दिव्यांगता के प्रकार हैं, अलग अलग श्रेणियों में उनको डिवाइड करना, उनको अलग अलग बिठाना, अलग अलग रखना, इसके बाद में उनकी अलग अलग आवश्यकताओं को पहचानना, अलग अलग आवश्यकताओं को फिर अलग अलग तरीके से पूरा करना, ये सारी जो है हमारी शिक्षकों की तैयारी होती है। उनके अनुसार भवन के अंदर जो है व्यवस्थाएं करना, उनके अंदर अनुसार शौचालय बनाना, उनके अनुसार ही खेल का मैदान बनाना, उनके अनुसार ही सीढ़ियाँ या रैंप की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें शिक्षकों की क्या होती हैं, तैयारी के अंदर आती हैं। विशेष शिक्षा छात्र और शिक्षक। आपको पता है कि विशेष शिक्षा छात्र, संघीय सरकार ने विशेष शिक्षा में प्रभावशाली भूमिका निभाई है। विकलांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम IDEA के माध्यम से DOE ने विशेष शिक्षा शिक्षकों की तैयारी पर सालाना लाखों डॉलर का निवेश किया। हमारा शिक्षा विभाग जो है वो विशेष शिक्षकों की तैयारी के लिए लाखों डॉलर जो है वो खर्च कर रहा है। मतलब हमारे जो RCI के द्वारा जो संस्थान है, उन संस्थानों में विशेष शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके बाद में हमारी भारत सरकार के द्वारा विशेष शिक्षकों की पोस्ट निर्धारित की गई प्रत्येक लेवल पर, चाहे वो 3rd ग्रेड लेवल हो, चाहे वो 2nd ग्रेड हो, चाहे वो 1st ग्रेड हो। तो यहाँ तक 1st ग्रेड तक हमारे विशेष शिक्षकों की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। तो इससे क्या है कि विशेष शिक्षा वाले जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये मजबूत हो रहा है, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या मिल रही है, शिक्षा यहाँ पर प्रदान हो रही है। वैश्विक परिदृश्य क्या है ये इसका, वैश्विक मतलब विश्व के लेवल पर क्या है। तो विश्व के लेवल पर आपको पता है यूनेस्को जो है, यूनेस्को के द्वारा विशेष आवश्यकता वालों की बच्चे जो हैं उनकी शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान यहाँ पर किए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो सर्वेक्षण किया गया, 63 देशों का सर्वेक्षण किया गया है, उनकी जानकारी से पता चलता है कि विशेष दिवस स्कूल, नियमित स्कूल और आवासीय स्कूलों में विशेष कक्षा उसी क्रम विशेष शिक्षा प्रदान करती है। उसी क्रम में मतलब उसी क्रम में, कौन से क्रम में, जिस प्रकार से जिस क्रम में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उस शिक्षा की ज़रूरत है, उसी क्रम में हमारे यूनेस्को द्वारा जो भी विद्यालयों की जिम्मेदारी दी गई है, वो सभी विद्यालय विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है ना। भारत में विशेष शैक्षिक सेवाएं, भारत में किस प्रकार की विशेष शैक्षिक सेवाएं चल रही हैं। आपको पता है कि हमारे भारत की भी विकलांग व्यक्तियों के प्रति जो सेवा का स्तर है वो हमारे वैश्विक परिदृश्य के समान है। मतलब जिस प्रकार विश्व का यूनेस्को हमारे विकलांग बच्चों या छात्रों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर रहा है या अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कर रहा है, उसी प्रकार हमारे भारत में भी ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो मौजूद हैं। अब इसमें आप लिख सकते हो कि विशेष स्कूलों की स्थापना की गई है, उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूटों के द्वारा विशेष एजुकेटर जो है, स्पेशल एजुकेटर तैयार किए जा रहे हैं, स्पेशल एजुकेटरों की वैकेंसी निकाली जा रही है, उनके लिए शिक्षक लगाए जा रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो हमारे भारत के अंदर भी की गई हैं। देखिए यहाँ पर आ गया जैसे शिक्षक प्रशिक्षण। आपको पता है कि शिक्षक प्रशिक्षण मतलब जैसे आप D.Ed कर रहे हैं तो आपका प्रशिक्षण ही तो चल रहा है, आप आगे जाके एक शिक्षक बनेंगे, तो शिक्षक का प्रशिक्षण ही तो है ये। तो शिक्षक का प्रशिक्षण कौन कराती है, सरकार कराती है। कौन कराती है, सरकार कराती है। और सरकार जो है वो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए
समय समय पर स्पेशल एजुकेटर मतलब विशेष शिक्षक उनको उपलब्ध हो जाएं, उसके लिए क्या कराती है, विशेष शिक्षकों का प्रशिक्षण कराती है। ये अपन को ध्यान रखना है। मुख्य मुख्य बिंदु आपको याद रखने हैं और बिंदु में आपको क्या करना है, फिर इसके बाद में लिखना है। ठीक है ना। एक आध दो कार्यक्रमों के बारे में भी अपन लिख सकते हैं, जो कार्यक्रम आपको आते हैं। ये यहाँ पर आया मास्टर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, मतलब एक तो होता है विशेष शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, एक होता है मास्टर शिक्षक। मास्टर शिक्षक मतलब मास्टर शिक्षक वो होता है जो, जैसे आप डीएड कर रहे हैं तो आप स्पेशल एजुकेटर के लिए प्रशिक्षित हो रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन आपको भी कोई ट्रेनिंग दे रहा है, आपको भी कोई ट्रेनिंग दे रहा है, तो जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है वो क्या है, मास्टर ट्रेनर है, मतलब वो मास्टर प्रशिक्षक है। तो मास्टर प्रशिक्षकों के लिए भी प्रशिक्षण सरकार के द्वारा दिया जा रहा है कि आप पहले प्रशिक्षित होइए, इसके बाद में आप विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षित करिए। तो ये व्यवस्था भी हमारे भारत के अंदर दी गई है। सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेवाकालीन मतलब सेवा के अनुसार के मतलब इस कार्यक्रम की जो है वो 2 साल, 5 साल, 6 साल, 3 साल जो भी है। पिछले कुछ वर्षों में विशेष शिक्षा का क्षेत्र काफ़ी बढ़ गया है, जिससे पेशेवरों के लिए लगातार अपडेट की आवश्यकता होती है। पेशेवर जो है, आपको पता है विशेष शिक्षा का जो क्रेज है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा सरकार के द्वारा जो है वो एक तरीके से कर दी जाएगी ये कि अनिवार्य रूप से उन तक शिक्षा पहुंच जाए, जरूर उन बच्चों को पढ़ाया जाए, जरूर उन बच्चों की हेल्प की जाए। तो पेशेवर जो हैं, हमारे पेशेवरों को दुनिया भर के विकास से अवगत रखने और बदलते रुझानों की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने के लिए शिक्षण पेशेवरों के लिए समय समय पर सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। प्रशिक्षण कार्यक्रम ये उनके लिए रखा जाता है, जैसे 1 साल में एक बार रख लिया, 2 साल में एक बार रख लिया, जैसे भी वहाँ से जो है कार्यशाला जिनको अपन बोलते हैं वो यहाँ पर क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। आगे के कार्य क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे के कार्य दी गई कि विकलांग बच्चों की विविध आवश्यकताओं और सेवा वितरण प्रणालियों के विभिन्न मॉडलों को ध्यान में रखते हुए प्री स्कूल से विश्वविद्यालय स्तर तक सामान्य शिक्षा में मौजूदा सेवा पूर्व कार्यक्रमों को फिर से तैयार करने और सेवा और पूर्व सेवा की योजना बनाने की आवश्यकता है। सभी स्तरों पर विशेष शिक्षा में सेवा कार्य, मतलब सभी स्तरों पर, चाहे वो प्री स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, चाहे वो प्राइमरी के अंदर है, सेकेंडरी के अंदर है, ठीक है ना, और वोकेशनल के अंदर है, किसी भी लेवल पर है, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पर है, तो वहाँ पर भी उसको शिक्षा का जो है वो माध्यम जो है रखा गया है। शिक्षा, विशेष शिक्षा में सेवा कार्यक्रमों की उपलब्धता है। समावेशी शिक्षा की वर्तमान अवधारणा को लागू करने के लिए प्री स्कूल शिक्षकों को विकलांगता पर सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और भविष्य के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विकलांग बच्चों की शिक्षा भी शामिल होनी चाहिए। हमारे जो प्री स्कूल के शिक्षक हैं उनको विकलांगता और सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, मतलब विकलांग बच्चों के बारे में उनको प्रशिक्षण दिया जाए, और सेवाकालीन मतलब जब वो जिस समय में विकलांग बच्चों की सेवा में लगे हुए हैं तो उसमें उनको क्या क्या करना चाहिए उसका प्रशिक्षण भी हमको उनको दिया जाना चाहिए। सभी विकलांगता और विकलांगता के विशिष्ट क्षेत्रों में सामान्य शिक्षकों और विशेष शिक्षकों के लिए 2 से 3 सप्ताह की अवधि के सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम विकलांग बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए आवश्यक है। 2 से 3 सप्ताह की अवधि के सेवाकालीन प्रशिक्षण यहाँ पर दिए जाने चाहिए, जिससे कि विकलांग बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए डिग्री और स्नातकोत्तर स्तर पर सेवा पूर्व कार्यक्रम आयोजित हो। डिग्री और स्नातकोत्तर मतलब पीजी लेवल जो है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल जो है, वहां तक भी हमारी जो है शिक्षा को पहुंचाना चाहिए। विकलांग बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी विश्वविद्यालयों में विशेष शिक्षा विभाग होना चाहिए। हमारे भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालयों में क्या होना चाहिए, विशेष शिक्षा का डिपार्टमेंट होना चाहिए। सीबीआर कार्यक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम होने चाहिए। जो लोग सीबीआर में काम करते हैं तो उनके लिए अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम होने चाहिए, क्योंकि ये आपको पता है ग्रामीण विशेष शिक्षा क्षेत्रों में ये कार्य करने वाले होते हैं, तो उनको अलग से ट्रेंड किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आवधिक मूल्यांकन और विशेष शिक्षा में बदलते रुझानों की चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर अद्यतन
अद्यतनीकरण शिक्षक तैयारी की योजना का हिस्सा होना चाहिए। मतलब आपको अपडेट हर समय होना चाहिए, मतलब उनका मूल्यांकन करते रहना चाहिए शिक्षकों का और बच्चों का, जिससे कि हम अपडेट होते रहें, हम को ये पता चलता रहे कि भाई ये चीज़ें जो हैं वो कारगर रूप से कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। उपरोक्त प्रत्येक कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम को एक विशेषज्ञ समूह द्वारा सावधानी पूर्वक विकसित किया जाना चाहिए। हमारा जो प्रत्येक कार्यक्रम है उसके लिए पाठ्यक्रम जो है एक विशेषज्ञ समूह के द्वारा निर्धारित होना चाहिए। मतलब एक टीम होनी चाहिए, एक स्पेशलिस्ट होने चाहिए, उनके द्वारा ये निर्धारित होना चाहिए। इसके बाद अपन की आ जाती है 5.5 स्वयंसेवी संगठन और सरकार एजेंसियां। ये हमारी कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक यहाँ पर क्या है कि नहीं दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है वरिष्ठ शिक्षा और कौशल विकास के लिए शैक्षिक एजेंसियों को सहायता, मतलब परिचय, इनका परिचय। जैसे शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 बनी हुई है। जैसे यदि अपन शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो राष्ट्रीय जो हमारी शिक्षा नीति है 1986 ये बनी हुई है। इसमें क्या है, अपन को शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी और गैर सरकारी संगठन के बीच वास्तविक साझेदारी के विकास की परिकल्पना की गई है। मतलब हमारे चाहे वो जो शिक्षा के क्षेत्र के संगठन, चाहे वो राजकीय हैं या गैर राजकीय, दोनों में आपस में समन्वय स्थापित करके शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। तो इसके बारे में अपन 2-3 नीतियों के बारे में यहाँ पर अपन आराम से पढ़ सकते हैं। एक योजना के उद्देश्य क्या है? योजना के उद्देश्य यहाँ पर अपन को थोड़े से देख लेने हैं। ये उद्देश्य है साक्षरता और अंक गणित में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। उद्देश्य क्या है कि एक तो साक्षरता मिलेगी और एक अंक गणित में आत्मनिर्भर हो जाएंगे ये लोग। अंक गणित में आत्मनिर्भर, अपना हिसाब वगैरह जो है वो खुद स्वयं से करने लगेंगे। उनके अभाव के कारणों के प्रति जागरूकता होना और विकास की प्रक्रिया में संगठन और भागीदारी के माध्यम से उनकी स्थिति में सुधार की दिशा में आगे बढ़ना। उनके अभाव के कारणों के प्रति जागरूक, उनके जीवन में किस चीज़ का अभाव है और क्यों है, उनके कारणों को आप पता लगाने के लिए क्या करेंगे, वो जागरूक हो जाएंगे। और जब कारणों का किसी चीज़ का पता चल जाता है तो उसका सॉल्यूशन भी, समाधान भी निकलता है, ये आप भी जानते हैं। आर्थिक स्थिति और सामान्य कल्याण में सुधार के लिए कौशल प्राप्त करना। उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना और सामान्य कल्याण में सुधार करने के लिए भी हम उनको कौशल प्राप्त करना, ये भी इसके अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, महिला समानता, छोटे परिवार के मानदंडों का पालन आदि के मूल्यों को आत्मसात करना। हमारे राष्ट्र की एकता है, पर्यावरण संरक्षण है, चाहे वो महिला समानता है, छोटे परिवार के मानदंड है, इन सब का पालन भी करना चाहिए, ये इनका उद्देश्य है। अब इसके अंदर अवयव कौन कौन से अवयव है, कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? जैसे हमारा राज्य संसाधन केंद्र है, जन शिक्षण संस्थान है, स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता जो दी जाती है वो है, ये सारे अवयव इसके अंदर क्या है, शामिल किए गए। इस प्रकार से आपकी ये जो है पूरे पेपर की 5 यूनिट यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। और इस पूरे पेपर के अंदर यदि आपको समावेशी शिक्षा के बारे में ज्ञान प्राप्त है, स्पेशल बच्चे के बारे में ज्ञान प्राप्त है, स्पेशल शिक्षक के बारे में ज्ञान प्राप्त है, स्पेशल शिक्षा के बारे में ज्ञान प्राप्त है, स्पेशल बच्चों की क्लासरूम कैसी होनी चाहिए उसके बारे में ज्ञान प्राप्त है, तो मुझे लगता है कि इस पेपर के अंदर आपको कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। और यदि आपको कुछ भी पता नहीं है तो फिर तो कठिनाई है, तुक्केबाजी करते रहो। ठीक है ना भैया? तो आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं, थोड़ी पढ़ाई पर आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, लगातार अपनी पढ़ाई स्टडी करते रहिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड फॉर योर एग्जाम इन एडवांस। और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और भैया हमारा जो शिक्षा सोपान का जो चैनल है उसको भी आप देख लो, तो कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अभी आप उसको नहीं देखें, क्योंकि अभी तो क्या है कि आप हमारे स्पेशल जो बच्चे हैं तो उनकी अभी पहले डी.एड सेकेंड ईयर पर आपको फोकस देना है, और बाकी की तैयारी उसका आपको बाद में करनी है पूरा जोर तोड़ से। थैंक यू। एंड क्या कह सकते हैं, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक के अलावा हमारे पास कोई शब्द नहीं है। ओके।